लोग इतना शेयर करिए इस वीडियो को, इतना शेयर करिए, मेरे सारे वीडियो को इतना शेयर करिए आप लोग कि ये वीडियो शेयर होते होते हमारे भाई या भाभी या किसी गांव वाले के पास पहुंचे और वो लोग मेरे ये वीडियो देखें और उन लोगों को पता चले कि मेरे ऊपर क्या हो रही है। फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश और मस्त होंगे। सो गाइज़, मेरी हालत तो आप सभी लोगों को पता ही है कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं पहले भी, और इस टाइम तो और भी ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि अम्मी 3 दिन पहले गुज़र चुकी हैं। आज चौथा दिन है और कल अम्मी का फातिहा था। एक अम्मी का सहारा था मुझे और मेरी बेटी को। देखिए ये दिलशना है, यहाँ पे दिलशना भी आई है। दिलशना को लेके हम आए हैं, अकेले नहीं आए हैं हम यहाँ पे। और ये देखिए पूरा खेत है इधर, और इसी खेत का जो ये है इस पे हम बैठे हुए हैं। और ये मेरे चाचा लोग हैं ना, उन लोगों का खेत है यहाँ पे। तो यहाँ हम आए हुए हैं और हम सोचे कि हम आप लोगों से बातें कर लें, जो भी आप सभी को बताना है हम बताएं आप लोगों को। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किए हैं आप लोगों ने, तो वो कमेंट्स का मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैं सोची कि मैं वीडियो बना देती हूँ और आप सभी लोगों को अपने अपने सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो किसी ने मेरे एक वीडियो में जिसमें मैं मरने वाली जो वीडियो बनाई हूँ कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि आप गलत कदम मत उठाना। जैसा भी सिचुएशन है एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखो। तो मैं कहाँ कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जीने के लिए इतना जतन करता है कि इंसान मरने के बारे में अगर ख्वाब भी देख लेना तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। कि ख्वाब में भी उसको दिख जाए ना कि वो मरने वाला है, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है कि काश मेरी मौत ना हो, मैं जीऊँ इस दुनिया में। तो आप सभी लोग बताइए कि क्या मुझे मरने का मन करता है? मैं भी जीना चाहती हूँ और 8 साल से मैं बिना हस्बैंड के, बिना अपने शौहर के अकेले अपनी बच्ची को पाल रही हूँ और मैं खुद अपना खर्चा उठा रही हूँ। कैसे उठा रही हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियो के थ्रू पता चलती रहेंगी, वीडियो अपलोड होते रहेंगे, वो सारी बातें आप सभी को पता चलेंगी। बट ये मेरा कभी भी सोचना नहीं था कि मैं ऐसा सुसाइड वाला कोई कदम उठाऊंगी। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि आज मेरे ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि मैं इस बारे में भी सोच ले रही हूँ कि हाँ मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में। और जबकि सबको अल्लाह पाक ने बनाया है, उन्होंने हक दिया है इस दुनिया में रहने का और जीने का, तभी हम आज ज़िंदा हैं। ये दुनिया वाले या किसी आदमी के हाथ में नहीं है किसी को जीने का हक देने का, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है किसी को ज़िंदगी देने का और उसे जीने का हक देने का दुनिया में। लेकिन फिर भी जब आदमी ना सताया जाता है लोगों के द्वारा, तो इंसान इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, दिमाग में इतना टेंशन भर जाता है, नेगेटिविटी भर जाती है कि आदमी कुछ भी सोचता है। उसी मौत के लिए आदमी इतना दूर भागता है, तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाता है अपना। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो जाती है तो इंसान कितना इलाज करवाता है सिर्फ जीने के लिए। और अगर मैं इस बारे में सोची हूँ, मरने के बारे में या कुछ भी उल्टा सीधा सोची हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोची हूँ, मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई है। मेरे हस्बैंड से मेरा केस चलता है मेंटेनेंस वाला और डाउरी वाला, दहेज उत्पीड़न का। तो वो केस चल रहा था, ठीक है चल ही रहा था, वो तो चल ही रहा था। लेकिन मैं सिलाई उलाई करती थी, ऐसा नहीं कि मैं सिलाई नहीं करती थी, मैं बहुत जतन की हूँ अपना और दिलशना का खर्चा चलाने के लिए या अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए। मैं बहुत कोशिश की हूँ, बहुत सिलाई की, बहुत अम्मी का भी सेवा की। मैं जब मैं यहाँ पे अपने मायके में रहती थी तो भाई लोग, भौजाई लोग सब छोड़ दिए थे अम्मी को भी, कि मैं हूँ यहाँ पे तो मैं ही अम्मी का देखभाल करूँगी अगर मायके में रह रही हूँ तो मैं करती थी, अम्मी का भी देखभाल करती थी। अम्मी का तबीयत हमेशा ख़राब रहता था, उसका दवा इलाज, अपना दिलशना का खाना बनाना, खिलाना, कपड़े धोना, सब कुछ मैं ही करती थी। उसके बाद भाई लोग अच्छे थे, लेकिन भाभीयों ने मिल के भाई लोगों का दिमाग ख़राब किया और पता नहीं ऐसा क्या क्या चाल चला उन लोगों ने
कि भाई लोग भी आज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। और जो मेरे 3 भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, और 3 भाइयों से बड़ी मेरी एक बहन है। तो बहन अपने घर में अच्छी है, उसके शौहर भी विदेश कमाते हैं, उसके बच्चा, उसका 2 बेटे हैं, एक बेटा चला गया है सऊदी, वो भी, और अच्छे से वो लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं लोग अपना। लेकिन बाजी को कभी मन में आता है तो कभी थोड़ा मोड़ा मेरा हाल चाल पूछ लेती है। लेकिन भाई लोग मेरे अच्छे थे, पूछते थे वो लोग, सब भाई नहीं, जो 3 भाइयों में सबसे छोटा भाई है वो मेरा खर्चा उठाते थे। वो जो मैं सिलाई करके करती थी वो तो होता ही था, जो थोड़ा मोड़ा बच जाता था ज़रूरत की चीज़ें तो वो मेरे वही भाई मुझे देते थे, जिनका नाम रियाजुद्दीन है। तो वो मेरे लिए पैसे वैसे देते थे। बाकी जो रुस्तम मेरे बड़े भाई का नाम है और मझले भाई का ताजुद्दीन नाम है। तो ये लोग मेरा अपने बीवी के डर से, मेरा तो मेरा है, अम्मी का भी हालचाल नहीं पूछते थे, और ना ही अम्मी के लिए वो लोग पैसे दिया करते थे, अम्मी के इलाज के लिए, ना खर्चे के लिए। अब बताइए, अम्मी का मैं तो देखभाल अपने शरीर से कर ही दे रही थी, जो भी कपड़ा लत्ता धोने का या खाना खुराक जितना भी मुझे दिन भर में करना रहता था मैं करती थी सिलाई के साथ साथ। बट अगर अम्मी की तबीयत, शुगर बहुत था उनको और बीपी भी था, ये सारी चीज़ें देखते हुए अम्मी में काफ़ी पैसे लगते थे। तो काफ़ी पैसे लगते थे, फिर भी मझले भाई के पास फ़ोन करती थी, वो भी नहीं सुनते थे, बड़े भाई नहीं सुनते थे, उनकी बीवी नहीं सुनने देती थी, और मझले भाई की बीवी भी नहीं सुनने देती थी। तो ऐसे करते करते अम्मी को लेके मैं 8 साल तक मैके में रही। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड पकड़े जाने लगे पुलिस के द्वारा मेंटेनेंस वाले केस में, तो वो एक विकल्प सोचे कि मुझे अपने घर पे बुला लेंगे तो उनको पुलिस नहीं पकड़ेगी। जबकि मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी भी करवा दी गई है, शादी करवाई गई है, क्या हुआ मुझे नहीं पता है, वो लड़की खुद भाग के गई है मेरे हस्बैंड के साथ। तो अभी वो रह रही थी, मेरा घर भी उसको दे दिया गया था। मेरे जो भसुर हैं तो वो मिलके मेरा रूम उसको दिलवा दिए थे, वो लोग उसी रूम में वो रहती है। और फिर जब पुलिस पकड़ने लगी मेरे हस्बैंड को, तो हस्बैंड ने सोचा कि वो मुझे बुला लेंगे वहाँ पे तो पुलिस उनको पकड़ेगी नहीं। तो 5 महीने पहले अम्मी की तबीयत उस टाइम भी ख़राब थी, लेकिन मेरे हस्बैंड आए और बोले कि तुम चलो वहाँ पे, मैं तुमको अच्छे से रखूँगा, तुम्हारा जेवर दे दूँगा, तुम्हारा रूम दे दूँगा, तुमको खर्चे दूँगा, दिलसना की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाऊँगा। सब कुछ उन्होंने बोल बाल के लेके गया अपने घर पे। और ले जाने के बाद वो देखभाल करते थे, 1 महीने किए, दूसरे महीने में उनको पुलिस आके पकड़ के लेके चली गई खर्चे वाले में। क्योंकि पुलिस को कोर्ट में ये तो पता थोड़ी था कि मैं उनके पास रह रही हूँ। अगर हमारे हस्बैंड कोर्ट में जाके वहाँ पे कागज़ लगवा के फिर हमको बुला के लेके गए होते तो वहाँ पे प्रूफ हो गया होता कि मैं उनके घर पे रह रही हूँ, लेकिन वहाँ पे तो कोई प्रूफ हुआ नहीं है। तो फिर पुलिस आती है और उनको पकड़ के लेके चली जाती है। मैं वहाँ पे रहती थी तभी भी और नहीं हूँ तभी भी। तो ऐसा करके इस बार तीसरी बार हमारे हस्बैंड जेल में चले गए हैं। और मैं एक 1.5 महीना पहले यहाँ पे आई अम्मी को देखने के लिए अपने मायके में। तो हमारे हस्बैंड आए यहाँ पे, और यहाँ पे हमसे उन लोगों के मतलब हमारी सौतन चढ़ाई थी और हमारे भसुर के चढ़ाने पे, और वो आके हमें यहाँ पे बहुत गाली गलौज किए, और आत्महत्या अपना खुद करना चाहते थे वो, ताकि मैं जाके केस का सुलह कर लूँ। तो इस तरीके का दबाव देते हैं, जबकि ना रूम दिए ना पैसे दिए, कुछ भी नहीं दिए वो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे, केस का मुझे लड़ने का कोई वो शौक़ नहीं है कि मैं लड़ रही हूँ शौक़ से, ऐसा नहीं है। वो मेरी चीज़ें, मेरी जगह जो भी है, मेरा हक़ है, मुझे दे देते, मैं अच्छे से रहने लगती, मुझे कमाने खिलाने लगते, तो मुझे केस लड़ने का कोई शौक़ थोड़ी ना है। ये बात उनको कौन समझाए, पता नहीं उनको क्या लगता है। वो यही सोचते हैं कि किसी ना किसी दिन मैं मर जाऊंगी और फिर उसके बाद से केस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। चढ़ाने वाले तो ऐसे ही चढ़ाते होंगे, तभी ना उनके दिमाग में मेरी बातें नहीं घुसती है, या हम लोगों की जिम्मेदारियाँ पूरी तरह से वो सोचते हैं, समझते हैं, उठाते भी हैं। पता नहीं उनके भाई क्या क्या कहते हैं ना, कि भाई की बातों में आके हम लोगों को फिर से दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं हमारा हस्बैंड। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं मरना चाहती हूँ, और चाहती भी नहीं, चाहता कोई नहीं है मरने का, लेकिन वो एक ऑप्शन आदमी तलाश कर लेता है कि इसमें मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आता है। और
आ भी गया होता और पता नहीं वीडियो मैं नहीं बना रही होती, आप लोगों की बातें आप लोग कमेंट नहीं करते तो पता नहीं ये बातें कहाँ तक बढ़ के गई होती, आज तक क्या हुआ होता मेरे साथ ये खुद मैं भी नहीं बता सकती हूँ आप सभी लोगों को। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं और आप लोगों को मैं बता रही हूँ। एक लोग ये भी बोले थे कि वीडियो आप क्यों बनाते हो, मैं वीडियो नहीं बनाती थी, 8 साल हो गया मुझे ऐसी दिक्कतों का सामना करते हुए। ठीक है, मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब सर से ऊपर पानी चला जाता है ना, तो इंसान अपने जीने के लिए कुछ भी करता है। पहले ना सारे हथकंडे अपना लेता है अपने जीवन के लिए, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लेता है ऊंच नीच कुछ भी। तो मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि सारे प्रूफ रहे, आप लोगों की नज़रों में भी वो लोग आए और ऐसी सिचुएशंस मेरे साथ हो रही है, इस सिचुएशन का मैं सामना कर रही हूँ, किसी को तो पता चले, किसी के नज़रों में तो ये चीज़ रहे कि ऐसी भी घटनाएं हो रही है आजकल की दुनिया में। हाँ, लोगों की नज़रों में जब बातें जाती है तो जिसकी बात रहती है उसकी इमेज ख़राब होती है, मेरी इमेज ख़राब होती है लोगों की नज़रों में, आप लोगों की नज़रों में कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, तो मैं क्या करूं? नहीं है तो नहीं है, ये प्रूफ हो जाए आप लोगों की नज़रों में, चाहे कुछ भी हो। मेरे ऊपर जो गुजर रहा है, मैं तो अपने बचने के लिए वो सारे रास्ते अपनाऊंगी ना, जिस रास्ते पे चल के मुझे और मेरी बेटी को, जिस बेटी को लिए मैंने दुनिया के हर दुख हर दर्द उठाए मैंने, उस बेटी के लिए अगर परेशानी इस दुनिया में आती है तो मैं कोई भी ऐसा रास्ता अपनाऊंगी जहाँ से मेरी बेटी अच्छे से रह पाए इस दुनिया में और मैं रह पाऊँ। तो इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती है, बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा सोचते हो। और मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कलाम पाक की तिलावत भी करती हूँ, अल्लाह पाक से दुआएं भी मांगती हूँ कि अल्लाह पाक अगर मेरी किसी गुनाह की सज़ा अगर मिल रही है तो मुझे इतनी हिम्मत दो, मुझे इतना हौसला दो कि इस दुनिया इतना विवेक दो मुझे कि मैं अपनी इन परेशानियों का कोई हल निकाल पाऊँ। और ना अगर आप मुझे दुख दे रहे हो तो मैं आपसे दुआ मांग रही हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरे दुख थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आप ही दुख कम करने वाले हो, दुनिया में और कोई नहीं है। और बस ये चीज़ें मैं हमेशा अल्लाह पाक से बोलती रहती हूँ। और पता है गाइज, एक बात ये भी आप सभी लोग जान लीजिए कि अगर एक्सीडेंट होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक अपनी ही गलती हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं। अगर सामने से कोई शराबी आ रहा है और बहुत हम अच्छे से बाइक चला रहे हैं और बहुत अच्छे हैं हम, तो भी उस शराबी की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दुनिया में, तो ये चीज़ कहना कहीं ठीक नहीं है कि मेरे वजह से मेरे ही कुछ ऐसे गुनाहों की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। सामने वाला भी हो सकता है कि उसके वजह से वो खुद इतना उसके पास वो इतना बलवान हो कि सामने वाले को सता रहा हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। और ये चीज़ आप लोग ज़रूर सोचिएगा और कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे, ताकि मुझे और भी हौसला मिले और आप लोगों के साथ मैं अपने वीडियोस बनाती रहूं, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, मैं फिर बोल रही हूँ कि QR कोड मैं दूंगी आप लोगों को, या फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोग उसमें पैसे डालिएगा ताकि हमारी और दिलसना की मदद हो सके। और दरवाजे दरवाजे भीख मांगने से अच्छा है कि मैं आप लोगों से मदद मांग लूँ, थोड़ी तो मदद हो जाएगी हमारी। तो आप लोग ये चीज़ दिमाग में रखिएगा और बाकी चीज़ें अल्लाह पाक पे छोड़ते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर तो बहुत कीजिएगा, ताकि इस चैनल के बारे में और इस वीडियोस के बारे में हमारे भाई भौजाई लोगों को किसी को कुछ पता नहीं है, गांव वालों को किसी को, किसी दोस्त वगैरह को भी नहीं पता है मेरे इस चैनल के बारे में। लेकिन आप लोग इतना शेयर करिए, इस वीडियो को इतना शेयर करिए, मेरे सारे वीडियो को इतना शेयर करिए आप लोग की ये वीडियो शेयर होते होते हमारे भाई या भाभी या किसी गाँव वाले के पास पहुँचे और वो लोग मेरे ये वीडियो देखें और उन लोगों को पता चले कि मेरे ऊपर क्या हो रही है और ये चीज़ें लोगों की नज़रों में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।